एक राजनीतिक दल बनाकर सिर्फ चुनाव लड़ने का प्रयास नहीं है। राजनीतिक दल बनाने के लिए सबसे जरूरी जो लोग हैं कि दल जब बने तो बिहार के सब सही लोगों का दल हो। इसलिए पूरे बिहार में घूमकर लोगों को मिलना, उनसे संवाद करना, उनसे जानना, उनसे सीखना, उनसे समझने का प्रयास करना, इस दिशा में मैं हर जिले में जा रहा हूँ। अभी से लेकर सितंबर तक ये प्रयास है कि ऐसी छोटी छोटी गोष्ठियों में लोगों से मिला जाए, उनसे बात की जाए, उनसे परिचय करा जाए, उनसे सीखा जाए, समझा जाए, ये जानने का प्रयास किया जाए कि आखिर बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य क्यों है, क्यों बिहार में आज देश के सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग रहते हैं, क्यों यहाँ पर भुखमरी कितनी ज्यादा है, क्यों गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले सबसे ज्यादा लोग बिहार में रहते हैं। पिछले सरकारों ने काम किया है, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि किसी ने कोई काम नहीं किया। लालू जी की पार्टी यहाँ 15 साल थी, उसके बाद अभी नीतीश जी भी हैं। 1967 से यहाँ पर अलग अलग 25 सरकारें रही हैं, अलग अलग 25 मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 50 और 60 के दशक में देश के सबसे अग्रणी राज्य में गिनती होने वाले राज्य में बिहार की गिनती होती थी। बिहार को देश के सबसे अग्रणी राज्यों में माना जाता था। 65 के बाद 60 के मध्य से अगर आप आंकड़ों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे हम लोग दूसरे राज्यों के मुकाबले पिछड़ते चले गए और 90 आते आते ऐसा हो गया कि आप देश के सबसे गरीब और पिछड़े राज्य बन गए। इसकी एक वजह मेरी समझ से 67 और 90 के बीच की राजनीतिक अस्थिरता रही है। 67 और 90 के 23 साल के कालखंड में बिहार में 25 से ज्यादा सरकारें आई और गई। उसके बाद 15 साल लालू जी का राज रहा। लालू जी की पार्टी आरजेडी का दावा है, उनके नेताओं का, कि बिहार में उन्होंने आर्थिक विकास किया हो या नहीं, सामाजिक न्याय की दिशा में काम हुआ है। जो लोग सामाजिक तौर पर पिछड़े थे उनको आवाज मिली है, बल मिला है। और उसके बाद 15 साल से नीतीश जी राज चला रहे हैं, उनका दावा है कि उन्होंने आर्थिक विकास किया है। मैं किसी राजनीतिक तू मैं और वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहता। मेरा कहना यह है कि जो कुछ भी आपने किया या करने का दावा करते हैं उसको अगर मान भी लिया जाए तो भी सच्चाई ये है कि आपके सारे प्रयासों के बाद भी बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। बिहार में देश के सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग रहते हैं। बिहार में देश के सबसे ज्यादा भुखमरी के शिकार लोग रहते हैं। बिहार में 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको दिन का 100 रुपया नहीं मिलता है। ये स्थिति बदलनी चाहिए। ये राजनीतिक वाद विवाद की बात नहीं है, ये स्थिति बदलनी चाहिए। और बदलने के लिए किसी के साथ तू मैं की जरूरत नहीं है, एक नई सोच और बेहतर प्रयास की जरूरत है। अब जो आदमी मंच पर बैठता है वो ये बताता है कि मैं ही वो नई सोच हूँ, मैं ही वो व्यक्ति हूँ, मैं ही वो दल हूँ, मैं आऊंगा तो सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं आपके सामने कैमरे पे ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। मेरी ताकत, मेरी क्षमता नहीं है कि मैं अकेले पूरे बिहार को बदल दूं। मैं ऐसा समझता हूँ कि कोई व्यक्ति या दल अगर ये दावा कर रहा है कि वो बिहार को ठीक कर देगा तो या तो वो आदमी बेवकूफ है, उसको यहाँ की समस्या का अंदाजा नहीं है, या फिर सिरे से हमको आपको सबको बेवकूफ बना रहा है। जीतने के बाद वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। 2015 में मैं यहाँ आया था, महागठबंधन की सरकार बनी, हम लोग जीत कर भी आए। उसमें 7 निश्चय का प्रोग्राम भी बनाया गया। अगर 7 निश्चय आधा भी लागू कर दिया गया होता तो आज बिहार की परिस्थिति अलग होती। बिहार के युवाओं को, आज बेरोजगार युवाओं को मासिक भत्ता मिल रहा होता। बिहार में 12वीं के बाद पढ़ाई के लिए किसी परिवार को 1 रुपया खर्च नहीं करना पड़ता। हर घर में नल के जल की व्यवस्था हो गई होती। कहीं नली गली में पानी कीचड़ नहीं होता। ये सारी बातें 7 निश्चय में कही गई हैं। आज 10 साल करीब होने को 8 साल हो गए। 7 निश्चय नीतीश जी बता रहे हैं कि 7 निश्चय पार्ट 2 चालू हो गया, लेकिन ये नहीं बता रहे कि निश्चय पार्ट 1 में जो कहा था वो किया या नहीं किया। मैं आपको ये एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ कि मेरा अपना अनुभव ये रहा है 10 साल में
कि अगर सत्ता आपके हिसाब से चेंज हो भी जाए तो भी ये जरूरी नहीं है कि व्यवस्था बदल जाए। इसलिए जो अब प्रयास करने निकले हैं कि सत्ता बदले, लेकिन सत्ता सही लोगों के साथ बदले। अगर सही लोगों के साथ सत्ता बदलेगी तो ही व्यवस्था बदलेगी। और उसी दिशा में अपने व्यक्तिगत स्तर पे मैं समाज में घूमकर समाज से सही लोगों को ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ। मजबूत आदमी नहीं ढूंढ रहे हैं, सही आदमी ढूंढ रहे हैं। कई सही आदमी आज आपको मजबूत नहीं दिख सकता है और कई मजबूत आदमी सही लोग नहीं हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि चुनाव लड़ना, पार्टी बताना ये एक बात है, लेकिन सही लोगों को चुनना ये कठिन काम है। क्योंकि किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि सही कौन है और गलत कौन है। उसको सिर्फ और सिर्फ समाज में घूमकर देख के संवाद स्थापित करके ही निकाला जा सकता है। इसीलिए ये प्रयास कर रहे हैं। अभी से लेकर सितंबर तक मैंने 5 मई को बताया था, कोई 17,500-18,000 लोग हैं जो ऐसी छोटी छोटी गोष्ठियों में अपने घर, अपने ऑफिस, अपने खेत, अपने खलिहान, अपने संस्था में बुलाना चाहते हैं, लोगों से मुलाकात कराना चाहते हैं। वो संख्या अब बढ़ के करीब करीब 70,000 हो गई है। तो सबसे तो मिल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रयास ये है कि आने वाले 3-4 महीनों में जितने लोगों से मिल सके, बात कर सके, संवाद स्थापित कर सके, परिचय कर सकें, वो किया जाएगा। उसी दिशा में मैं चंपारण आया हूँ। अगले 4 दिन तक मैं चंपारण में ही रहूंगा, उसके बाद फिर वापस आएंगे। और 2 अक्टूबर से, जैसा मैंने आपको बताया, पहले भी बताया है, इस पूरे अभियान के तहत 2 अक्टूबर से एक पदयात्रा शुरू करेंगे जो पश्चिम चंपारण गांधी आश्रम से शुरू होगा। पदयात्रा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि मुझे कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लिखवाना है। पदयात्रा रोड नापने के लिए नहीं है, किसी नेशनल हाईवे पर चलने के लिए नहीं है। पदयात्रा इसलिए है कि जितने गांव में, शहर में, जितने ब्लॉक में, पंचायत में पहुंचा जा सकता है, वहां जाया जाए, लोगों से मिला जाए, उनसे सीखा जाए, समझा जाए। 2 अक्टूबर को जब चलना शुरू करेंगे तो पूरा बिहार, जब तक पूरा बिहार कंप्लीट ना हो जाए तब तक घर वापस नहीं लौटेंगे। अगर बीमार नहीं पड़े या घर में कोई फैमिली इमरजेंसी नहीं हुई तो एक बार चलना शुरू करेंगे तो जहां शाम हुई उसी गांव में, उसी शहर में रुकेंगे और अगले दिन वहीं से चलना शुरू करेंगे। हम लोगों का अनुमान है कि पूरे बिहार में इस पदयात्रा को करने में 1 से 1.5 साल का समय लगेगा। वो पूरा समय बिहार के लोगों से मिलने, उनसे संवाद करने, उनसे सीखने और समझाने की बात समय में लगाएंगे। उसके बाद अगर सब लोग मिलकर तय करते हैं कि दल बनाना है तो उस समय दल बनाया जाएगा। लेकिन वो दल किसी व्यक्ति, प्रशांत किशोर का या किसी जाति या किसी परिवार का दल न होके बिहार के सब लोगों का दल होगा जो साथ में आकर इस मंच से जुड़कर अपने लिए आगे का कोई भविष्य देखते हैं। ये पूरा प्रयास है। इसके साथ साथ आपके मन में प्रश्न होंगे, आपके दर्शकों के मन में प्रश्न होंगे कि आप आइएगा तो शिक्षा को कैसे सुधारिएगा, हेल्थ को क्या कीजिएगा, व्यापार के लिए क्या कीजिएगा, भ्रष्टाचार के लिए क्या कीजिएगा। तो मैं आपको अपनी बात इस विषय में ये बताना चाह रहा हूँ कि बिहार के समग्र विकास के लिए जो 15 महत्वपूर्ण क्षेत्र है, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खेलकूद, आर्थिक विकास, ये ऐसे 15 विभिन्न क्षेत्रों में 10 साल का ब्लूप्रिंट खाका खींचने के लिए 250 से ज्यादा देश विदेश के विशेषज्ञों को एकत्र किया गया है। उसमें ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, अलग अलग क्षेत्र में काम करते हैं। उन्होंने खुद से वॉलंटरली पैसा लेकर नहीं, बिहार के 10 साल के खाका को खींचने के लिए उन्होंने अपनी सहमति दी है कि हम इसको बनाना चाहते हैं। उसमें मेरी सोच भी शामिल है, उस चीज को बना रहे हैं। लेकिन वो बिहार के लोगों की सोच नहीं है, वो 10, 15, 20, 25 विशेषज्ञों की सोच है या सोच हो सकती है। इसलिए इस पूरे ड्राफ्ट जो हम लोग विजन डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ये अभी बनाया जाएगा। लेकिन पदयात्रा के दौरान जब मैं लोगों से मिलूंगा, उनसे सीखूंगा, उनके सुझाव को शामिल करेंगे, तो पदयात्रा खत्म होने के बाद 3 महीने के अंदर बिहार के समग्र विकास के लिए 15 विभिन्न क्षेत्रों के 10 साल का पूरा ब्लूप्रिंट पब्लिक के साथ साझा करेंगे। उसमें ये बताएंगे कि शिक्षा को क्या सुधार शिक्षा में लाएंगे, ये भी बताएंगे कि उसको कैसे करेंगे।
सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि रोजगार के अवसर बनाएंगे, ये भी बताएंगे कि रोजगार का अवसर कैसे बनाएंगे। ये पूरा डिटेल प्रोग्राम पब्लिक से यात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर पब्लिक के साथ साझा किया जाएगा। उसके बाद जिसकी इच्छा हो वो उसमें सुझाव दे सकता है, उसका क्रिटिसिज्म कर सकता है। अगर उसमें भरोसा हो तो जुड़ सकता है, और अगर भरोसा नहीं है तो नहीं जुड़े, कोई दिक्कत नहीं है। ये पूरा अभी जो एक 12 से 15 महीने का प्रयास है वो यही है। अब आगे के आपके जो प्रश्न हैं वो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल है कि बिहार की जनता आप पर विश्वास क्यों करेगी, क्या किया है आपने? ठीक बात आपने पूछा, बिहार की जनता हम पर भरोसा क्यों करे। मैं सामने से कह रहा हूं कि आप हमारी कथनी पर मत जाइए, जो मैं कह रहा हूं उस पर भरोसा मत कीजिए। मैं जो कर रहा हूं या जो करूंगा उसको देखिए, उसको जांचिए, परखिए, और जब विश्वास हो जाए तब जुड़िएगा। आज तो कोई वोट है नहीं, आपसे वोट मांग नहीं रहे हैं और आपसे और कुछ दूसरा मांग नहीं रहे हैं। आप तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये मेरी सोच है, मैं कर रहा हूं, आप इसको देखिए, एग्जामिन कीजिए। अगर समझ में आए तो जुड़िएगा, अगर नहीं समझ में आए तो भरोसा मत कीजिएगा। इसलिए कह रहा हूं कि कथनी पर नहीं, करनी पर जाइए। मैं जो मंच पर बैठेगा वो तो यही कहता है कि मैं जो कह रहा हूं वही ठीक है, मैं भी वही कहूंगा। इसलिए मेरे कहने पर विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जो मैं काम करूंगा उसको आप देखिए, अपने दर्शकों को ये बताइए कि अभी चुनाव तो 3.5 साल के बाद है। आपके पास समय है 3.5 साल के देखने के लिए कि प्रशांत किशोर क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। मान लीजिए 2 मई 2021 को हमने कहा कि अब आगे ये काम नहीं करेंगे, लेकिन मीडिया के बंधु हैं या बहुत लोग समझते थे कि ये काम छोड़ेंगे नहीं, ये बहुत इनको पैसा मिलता है, बहुत बड़े बड़े नेताओं के साथ रहते हैं, प्राइवेट प्लेन से चलते हैं, ये क्यों छोड़ेंगे। आप देखिए, छोड़कर आपके सामने बैठे हुए हैं तो आपको मानना ही पड़ेगा। छोड़कर बैठे हुए हैं, बिहार में ही कूटा गाड़ के बैठे हुए हैं। इसलिए बार बार मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी बात सुनिए अगर सुनना चाहते हैं तो, लेकिन भरोसा मेरे कहने पर मत कीजिए। मैं जो कर रहा हूं उसको देखिए, फिर अपना निर्णय लीजिए। मौजूदा समय में जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं, जो इस तरह की राजनीति हो रही है, प्रशांत किशोर अपने आप को उसमें किस तरह से फिट कर पाएंगे? जो बिहार के संदर्भ में अगर बात की जाए तो जो यहाँ पे जातीय बेसिस पे चुनाव लड़े जाते हैं, धार्मिक मुद्दे पर जो है पूरे देश में जिस तरह से चीजें चल रही हैं, प्रशांत किशोर उस सभी चैलेंज को कैसे फेस करेंगे और अपने आप को कैसे फिट करेंगे? देखिए, जो मुझे थोड़ा बहुत भी जानता है, जो मेरा आलोचक भी है, उसको इतना तो पता है कि प्रशांत किशोर को और कुछ आए चाहे नहीं, चुनाव लड़ाने की तो समझ थोड़ी बहुत है, ज्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो जरूर है। जाति समाज की एक सच्चाई है। जब आप चुनाव में जाते हैं या राजनीति करते हैं तो आपको समाज के हर पहलू की समझ होनी चाहिए। जाति भी उसमें एक सच्चाई है, उसके हिसाब से उसकी समझ आपको होनी चाहिए। लेकिन ये कहना कि सिर्फ जाति पर ही वोट पड़ता है बिहार में, ये बिल्कुल गलत बात है। ये कहीं आंकड़ों से ये सपोर्ट नहीं इसको किया जा सकता है। बिहार में जिन लोगों को वोट पड़ रहा है उनके जातियों के लोग ही यहाँ कितने रह रहे हैं आप देख लीजिए। मैं कई एग्जाम्पल अपने दूसरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी देता रहा हूँ, आपको एक नया एग्जाम्पल आज दे रहा हूँ। 2010 में यहाँ एनडीए की सरकार बनी थी ना, नीतीश जी और बीजेपी के साथ में लड़े थे, और सामने से आरजेडी, कांग्रेस और पासवान जी की पार्टी एक साथ थे। उस समय इसी एनडीए की कॉम्बिनेशन को, जिसको आप जातिगत समीकरण के प्रिज्म से देखते हैं, 200 से ज्यादा सीट आया था। वही एनडीए का समीकरण आज 2020 में भी लड़ा है, और सामने से लालू जी, कांग्रेस और पासवान जी एक साथ नहीं थे, फिर भी उसको 120 सीट मिलने में परेशानी हो गई। जाति की समीकरण तो उस समय भी वही था जो आज है, तो फिर सीट कम क्यों हो गया? सीट कम इसलिए हो गया कि 2005 से 10 के बीच का जो कार्यकाल था, जनता को ऐसा लगता था कि उस समय काम हुआ है। और आज जो कोविड में लोगों ने देखा या जो परिस्थिति रही लोगों की, उसकी वजह थी कि भाई देखिए उनको वोट नहीं मिला। जाति एक फैक्टर है, जाति अकेला फैक्टर नहीं है। इस बात को आप 20 ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आगे क्या होगा उसको छोड़ दीजिए, जो हो रहा है यहाँ, जो हुआ है,
उसके एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। समाज में ये ताकत है कि अगर आप कोई व्यक्ति कोई मुद्दा एक साथ समाज को आंदोलित कर ले जाए, उसके इमेजिनेशन को कैप्चर कर ले जाए, तो समाज जातियों से ऊपर उठकर वोट करता है। होता यह है कि जब दो पार्टी चुनाव लड़ रही है और दोनों जाति के आधार पर ही लड़ रहे हैं और वोट मांग रहे हैं, तो स्वाभाविक है समाज भी कहता है कि जब दोनों एक ही जैसा है तो जो अपनी जाति वाला उसको दे दो वोट। नीति को लागू करने के आप अच्छा मानते हैं? सही लोगों का चयन का पैमाना क्या होगा? आपने ठीक कहा। सबसे कठिन काम इसमें है कि सही लोगों को कैसे पहचान कर उसको निकाला जाए। किसी के माथे पर नहीं लिखा है कि सही आदमी कौन है। सही आदमी की पहचान यह है जिसको समाज सही मानता है। मान लीजिए कि यहाँ मोतिहारी में 100 डॉक्टर है, लेकिन आपसे पूछेंगे कि इसमें सही आदमी कौन है, सही डॉक्टर कौन है, चिकित्सा के नजरिए से नहीं, सही आदमी कौन है। आप में से कोई व्यक्ति बता देगा कि ये 2-3 आदमी डॉक्टर है, ये डॉक्टर बहुत अच्छे आदमी है, तो देखते ही हैं। उसके साथ साथ बहुत अच्छे आदमी हैं, समाज की चिंता करते हैं। ऐसा हर चीज के लिए, वकील के लिए कहा जा सकता है, पत्रकार के लिए कहा जा सकता है, समाज सेवी के लिए कहा जा सकता है, पॉलिटिशियन के लिए कहा जा सकता है। समाज में समझ है और ऐसे लोग भी हैं। जरूरत इस बात की है कि उसको पहचाना जाए, प्रयास करके उसको ढूंढ कर निकाला जाए। आप कोई भी मेथड लगा लीजिए, उसमें से मान लीजिए 100 व्यक्ति को आपने सही मानकर समाज के नजरिए से हिसाब में आपने लिया। ये जरूरी नहीं है कि 100 में 100 ठीक ही, उसमें भी समझिए 20, 25, 50 लोग खराब निकल जाएंगे। लेकिन अगर आप सही व्यक्तियों का समूह बनाने के लिए इतना प्रयास कर रहे हैं तो कुछ सही व्यक्ति तो उसमें जरूर निकल के चले आएंगे। आज जो स्थिति है उसमें बहुत कम सही लोग राजनीति में आकर, खासकर चुनावी राजनीति में आकर कुछ करने की स्थिति में। आप बिहार में बनाते रहे और साउथ आप रणनीति बनाते रहे। इससे पूर्व जब आप बिहार आए थे, आपने कहा था कि बात बिहार की करेंगे, अभियान शुरू की, 12 लाख के करीब लोग आपके इस अभियान के साथ ऑनलाइन जुड़े, फिर आप चले गए, अब आए हैं जनसुराज की बात कर रहे हैं। बिहार की जनता आप पे कैसे विश्वास? और सर बीच में कांग्रेस भी ज्वाइन करने वाले थे, अचानक प्लान कैसे निकल गया? सही, आपने बात बिहार की बात करी, सही सवाल है कि आपने बात बिहार की शुरू किया, फिर बीच में क्यों बंद कर दिया। मैंने बात बिहार की शुरू करते समय प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बताया कि इसको 1 महीने तक डिजिटल माध्यम से 10 लाख लड़कों को, 10 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। उसके बाद हम लोग जमीन पर उतर कर इसमें 1 करोड़ लोगों को जोड़ेंगे। ये कहा था मैंने ऑन रिकॉर्ड है। फरवरी में इसको शुरू किया गया। जैसा आपने बताया 10 लाख के मुकाबले उसमें करीब 19 लाख, 12 लाख नहीं 19 लाख लोग जुड़ गए। लेकिन मार्च से कोविड शुरू हो गया, पूरे देश में लॉकडाउन लागू हो गया। अब आप बताइए कि कोविड है तो मैं किस तरीके से उस चीज को जमीन पर उतार सकता था। अब आप ये जरूर कह सकते हैं कि जब कोविड में आप बिहार में ये नहीं कर सकते थे तो बंगाल में कैसे कर रहे थे। बंगाल में किसी को सलाह दे रहे थे, वो काम आप ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं, व्यवस्था नहीं बना रहे थे। बिहार में एक नई व्यवस्था बनानी है जिसके लिए आपको हर गांव में जाना है, पदयात्रा करनी है, घर पर लोगों से मिलना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है, लोगों के साथ बैठ के चर्चा करनी है। तो जब कोविड शुरू हो गया और 2 साल से कोविड की वजह से सारा जनजीवन अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है, तो उसमें आकर हम कैसे इस चीज को कर सकते थे, और अगर करते तो उससे समाज का फायदा होता कि नुकसान होता। आप बताइए, अगर आज कोविड होता और मैं मोतिहारी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आपको बुला था, आप में से आधा से ज्यादा लोग नहीं आ पाते, इसीलिए नहीं किया। जिस दिन कोविड का प्रकोप खत्म हुआ उस दिन वापस आए। भाजपा में किसे अच्छा मानते हैं? जनसुराज अभियान से पहले चर्चा थी कि आप कांग्रेस के साथ जाएंगे, क्या बातें नहीं बनी? देखिए, चर्चा तो आप मीडिया में हैं तो रोज कुछ न कुछ चलती रहती है। मैं नीतीश जी से मिला, उनको कोविड हो गया था तो नीतीश जी से मिला दिल्ली में, तो चर्चा आपने चला दी कि हम नीतीश कुमार को प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बना रहे हैं। तो चर्चा का तो कोई अंत नहीं है। मैंने हर जगह ये बताया है कि 2 मई 2021 को जब मैंने पब्लिकली घोषणा की कि अब ये काम नहीं करेंगे, उसके बाद 1 साल का समय लिया ये सोचने के लिए कि जीवन में आगे क्या करेंगे। और उस सोचने समझने के क्रम में मैं कई पार्टियों से मिला, कई नेताओं से मिला, उनसे चर्चा करी, उनसे समझा। ये मेरा अपना स्वभाव है, मैं जब निर्णय लूं तो निर्णय लेने से पहले हर पहलू को समझ लें, हर ऑप्शन, हर विकल्प को जांच लें, परख लें। सब जांचने परखने के बाद ये तय किया कि भाई बिहार में आकर ये काम करेंगे।
उसमें कांग्रेस, उस जांचने परखने में कांग्रेस भी शामिल है, जदयू भी शामिल होगा, हम पवार साहब से भी मिले हैं, हम ममता जी के साथ तो बहुत नेताओं और पार्टी के साथ मिले और बात किए हैं, सबको जांचा परखा, देखा कि इसमें आगे ऑप्शन क्या है, और सब जांचने परखने के बाद तय किया कि नहीं, बिहार में आकर एक नई सही व्यवस्था बनाने की दिशा में ही जितने साल लगे वो लगाने का प्रयास करेंगे। धनबल और बाहुबल से कैसे लगेंगे बिहार में? सर आप सही आदमी की बात करें, अगर सही आदमी नहीं मिले, वो आपको करोड़ों रुपए दे कोई व्यक्ति, तो क्या आप उनको टिकट देंगे या सही आदमी को देंगे? आपका सवाल जी, आपको अगर सही आदमी नहीं मिले, सही आदमी नहीं मिले, इसका कोई सवाल ही नहीं है। हजारों की संख्या में लोग बैठे पड़े, सही आदमी मिले पर वो निर्धन हो, गरीब हो, और कोई व्यक्ति आपको करोड़ों रुपए देता है टिकट के लिए, तो आप किसको आपको कौन ऐसा यहाँ करोड़पति बिहार में लगता है कि हमको पैसा देकर टिकट ले जाएगा हमसे? आपको जो ऐसे करोड़पति का नाम हमको भेज दीजिएगा, किसी की इतनी ताकत नहीं है कि हमको पैसा देकर हमसे टिकट खरीद ले, इस बात को नोट करके रखिए। दूसरा, आपने कहा कि जो निर्धन उसको, हम जब एक ही क्राइटेरिया रख रहे हैं तो पार्टी बनी में इनको टिकट देने वाले हम कौन हैं? पार्टी जब लोग मिलकर बना रहे हैं, इनका जवाब दे रहे हैं, पार्टी जब लोग मिलकर बनाएंगे तो लोग ही तय करेंगे कि उसमें टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन का आधार क्या होगा, उसको प्रशांत किशोर नहीं चला रहे हैं। जैसा आपको एक मन में एक बात बैठ गई आप लोग की कि दल का मतलब एक व्यक्ति, दल का मतलब एक परिवार, दल का मतलब एक जाति, मैं कह रहा हूँ उसी के तो अगेंस्ट पूरा प्रयास है कि कोई एक व्यक्ति दल न बनाए, समाज के सब लोग मिलकर दल बनाएं, मिलकर दल ही नहीं बनाएं, उसका संविधान भी लिखें, ये भी तय करें कि दल को चलाया कैसे जाएगा, दल के पदाधिकारी कैसे बनाए जाएंगे, दल में टिकटों का डिस्ट्रीब्यूशन का आधार क्या होगा। दल बनाकर चुनाव लड़ना होता है, उसके लिए 6 महीना काफी है, साल भर काफी है, उसके लिए 4 साल पहले आकर पैदल चलने की क्या जरूरत है? इसीलिए पैदल चल रहे हैं, इसीलिए लोगों से मिल रहे हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए जो लोकतांत्रिक तरीके से दल को बनाने और चलाने में यकीन रखते हैं, और उसको उसी तरीके से चलाया जाएगा। वो प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं है, तो जो जब भी अगर पार्टी बनेगी तो बिहार के सब लोगों की पार्टी होगी जो इस दल को बनाने में शामिल होंगे, वही लोग मिलकर तय करेंगे कि निर्धन को टिकट देना है कि धनवान को टिकट देना है। सारे लोग सर राजनीतिक कैरियर अपना गांधी के बातों से शुरू करते हैं सर, बाद में सर हिंसावादी सर क्यों कर जाते हैं? जी, सारे लोग गांधी की सर, सारे लोग जन सुराज क्या है इन्होंने पूछा, जन सुराज क्या है, अच्छा सवाल है। देखिए, जब आप जाते हैं समाज में, किसी कोई बताता है कि शिक्षा पे काम होना चाहिए, कोई बताता है स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, कोई बताता है कि जब तक करप्शन नहीं रुकेगा तब तक बात नहीं बनेगी, किसी के हिसाब से रोजगार पर काम होना चाहिए, लेकिन सारे बातों को अगर एक सूत्र में बांधिएगा तो उसका मतलब है कि सुशासन होना चाहिए, सुराज होना चाहिए, अच्छी सरकार होनी चाहिए। तो इसका शुरू में नाम रखा था सुराज। फिर समझ में आया कि सुराज की परिभाषा क्या है, किस चीज को सुराज माना जाए। जो आदमी, जो दल जब सत्ता में होता है वो ये बताता है कि जो हम कर रहे हैं यही सुराज है। मान लीजिए कि भाजपा की सरकार है दिल्ली में, तो भाजपा के लोग और उसके समर्थक आपको नेता बताएंगे कि जो भाजपा आज कर रही है वही सुराज है, वही सुशासन है। सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है उसको समझ लीजिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों से जाकर पूछिएगा तो बताएंगे कि नहीं, भाजपा के जो लोग कर रहे हैं इससे तो देश बर्बाद हो रहा है, जो हम लोग कर रहे थे वो सुराज था। आप नीतीश कुमार से जाकर मिलिएगा तो वो बताएंगे कि नहीं, जो मैं बिहार में कर रहा हूँ ये सुराज है। तो सुराज को परिभाषित कैसे किया जाए, इसके लिए देश विदेश में जितने विषय के विशेषज्ञ हैं उनसे 1-1.5 साल तक मैंने मंत्रणा करी कि सुराज को परिभाषित कैसे किया जाए, सुराज की परिभाषा क्या है। उसी से निकल कर आया कि जो गांधी जी ने बताया कि जनता की आशा अपेक्षा के अनुसार और जनता के मानदंडों पर जो सरकार खरी उतरे उसी को सुराज मान सकते हैं, इसलिए इसका नाम दिया है जन सुराज। ये प्रशांत सुराज नहीं है, भाजपा और कांग्रेस सुराज नहीं है, नीतीश और लालू सुराज नहीं है, जनता के हिसाब का सुराज। आपको उदाहरण देके भी बताता हूँ। मान लीजिए नीतीश कुमार जी ने पटना में फ्लाईओवर बना दिया, 600 करोड़ रुपए का म्यूजियम बनाया है, होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, और वो आकर ये दावा करेंगे कि देखिए हमारे सुशासन की वजह से सड़क बन गई है, म्यूजियम बन गया है। लेकिन अगर आपके गांव में विद्यालय नहीं है,
दवा हॉस्पिटल में दवा और डॉक्टर नहीं है तो आपके लिए वो म्यूजियम और रोड सुराज नहीं हुआ। इसलिए इसको कहा कि जनता के नजरिए से जो सुराज हो वैसा ही शासन उसी को सुराज मान सकते हैं, इसीलिए इसका पूरा नाम दिया है जन सुराज। आपका जो समर्थक है, आपके जो समर्थक है वो कहते हैं कि आप एक सवाल पूछो ना, पूछिए, एक सवाल पूछ लिए ना, किससे हो? देखिए, धन बल, बाहुबल, जाति बल, जिसको राजनीति करनी है और राजनीतिक तौर पर समाज का नेतृत्व करना है, उसको समाज में जो अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, उसके रहते हुए ही करना है। अगर आप सोचिएगा कि समाज में कोई गलत न रहे, जाति बल न रहे, धन बल न रहे, बाहुबल न रहे, तब राजनीति करेंगे तो न कभी वो होगा ना आप राजनीति कर सकते हैं। आप जो समाज की ताकत है और जो समाज की कमजोरी है, जो अच्छाई है और बुराई है, उसको लेकर समझ के साथ कर ही आपको उसका नेतृत्व करना है। जहां तक आपने कहा कि बाहुबल से कैसे निपटिएगा, जन बल के आगे कोई बल नहीं है, कोई बल नहीं है। जनता जिसके साथ खड़ी है, समाज जिसके साथ खड़ा है, उसके सामने ना धन बल है ना बाहुबल है, उसकी चिंता मत कीजिए। तो क्या प्रशांत किशोर का ये मानना है कि जनबल अगर बाहुबल के साथ खड़ी है तो ठीक है? ये जनबल बाहुबल के साथ कहीं खड़ा ही नहीं है। आप रिजल्ट हमको दिखा दीजिए, आपने देखा है नहीं? आपने अब जब सब देखिए, परसेप्शन के सवाल मत पूछिए, हमको आंकड़ों से बताइए कि कौन सा बाहुबली है बिहार में जिसके सामने जनता झुक गई हो। देखिए, ये सवाल अक्सर लोग पूछते हैं कि जो पहले से किसी दल में है, क्या उसको अगर कल मंच दल बना लेते हैं तो उसको आने दीजिएगा कि नहीं? कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि उनके लिए सबको लिए दरवाजा को बंद कर देना चाहिए। मेरा मत नहीं है, इसलिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि जो अभी राजनीतिक दल में लोग हैं वो सब खराब हैं, उसमें भी बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं। इसलिए जो भी सही है समाज में, समाज की नजर में, और जिस भी प्रक्रिया को हम लोग फॉलो कर रहे हैं, जो सही है वो किसी राजनीतिक दल में हो, राजनीति में हो या गैर राजनीतिक हो, सबका स्वागत है। बहुत सारे लोग भाई जो राजनीति में है वो पहले संपर्क में आएगा। ये सवाल एक इम्पोर्टेंट है कि चुनना हो आपको लालू यादव, नीतीश कुमार और भाजपा में, तो आप किसे चुनेंगे? अगर उनमें से किसी को चुनना होता तो काहे भी यहाँ बैठ कर दिमाग खराब कर रहे थे, पटना में बैठ कर चुन लिए होते। उसके लिए गांव गांव जाने की क्या जरूरत? उसी से संदर्भित मेरा सवाल है। आप दल भी बनवा दिए, अभी से कितना सीट मिलेगा ये भी बता दिए। अगर इतना ज्ञान हमको तो है नहीं, हमको इतना ज्ञान है कि आने वाले 1-1.5 साल तक मैं सिर्फ और सिर्फ पूरा समय, पूरी ताकत, पूरी समझ बिहार के लोगों से मिलने के लिए लगाना चाहता हूँ। उस पूरे प्रयास से जो कुछ भी सीखूंगा, समझूंगा, इन लोगों को भी सही पाऊंगा, उनके साथ बैठकर ये तय करूंगा कि आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। सब मिलकर दल बनाएंगे तो दल को बनाया जाएगा और आगे की बात की जाएगी। कब सीट मिलेगा, कितना होगा। मेरा ये सवाल है उसी से रिलेटेड है कि अभी आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं समझ में आ रहा है पार्टी बनाने को लेकर। आप पहले पद यात्रा करेंगे, 1.5 साल ऑब्जर्व करेंगे, बिहार की व्यवस्था को समझेंगे, बाद में अगर कहीं इनकेस आपको चीजें समझ में नहीं आती है तो फिर ये जो व्यवस्था आपने तैयार करेंगे ये 1.5 साल में, उसका क्या होगा? या अगर तो कोई व्यवस्था बना नहीं रहे, मान लीजिए कि ये मिश्रा जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, यहाँ के आईपीएस अफसर हैं, रिटायर्ड हुए हैं डीजी से, दिल्ली में बैठे हुए थे सेवानिवृत्त होने के बाद। इन्होंने तय किया नहीं तो आप यही बेतिया में एसपी भी थे, बहुत बड़े बड़े पद पे रहे हैं, यहाँ पर अपने बारे में बताएंगे। इन्होंने तय किया कि नहीं प्रशांत जी, ये जो आप कर रहे हैं ये अच्छा है, इसके साथ जुड़कर हम लोग भी इसमें काम करना चाहते हैं, लगना चाहते हैं, ये साथ में लगे हुए हैं। सोच से जुड़ने की बात है, पर्चा फाड़ कर पेपर तो किसी को बना नहीं रहे। आप सोच से जुड़ते हैं, देखिए इसका हिस्सा बनिए। जब वो समय आएगा, हमको इससे जल्दी करना ही नहीं है। जब हम बिहार हमसे आज किसी ने सवाल पूछा तो बिहार के डेवलपमेंट के लिए क्या कीजिएगा, तो
भाई हम मोतिहारी में कितना दिन रहे हैं कि हम बता दें कि मोतिहारी के डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे। आपको हमको आदत हो गई है कि कोई आदमी दिल्ली से पटना से आता है, मोतिहारी के मैदान में मीटिंग करता है और आपको बताता है कि हम आएंगे तो मोतिहारी ठीक कर देंगे। अरे आप मोतिहारी में रहे नहीं, मोतिहारी में किसी व्यक्ति से मिले नहीं, कोई चर्चा की नहीं, कोई समझ आपको है नहीं, कैसे ठीक कर दीजिएगा। तो मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ कि आने वाले 1 साल 1.5 साल में पहले मैं लोगों से मिलकर समझना चाहता हूँ, उसके बाद दल बनाए। अगर दल सब मिलकर कहीं नहीं बनाना है तो बनाया जाएगा। इसमें क्या आपको आप चुनावी रणनीतिकार रह चुके हैं, कई लोगों के जहन में यह भी सवाल है कि प्रशांत किशोर जी ये जो व्यवस्था बना रहे हैं, हो सकता है ये किसी दूसरी पार्टियों के लिए जो है कर रहे हो, या फिर यही जवाब मैं दूंगा जो इनके लिए दिया। किसी पार्टी का इतना दम नहीं है कि हमको अपना बी टीम बना ले। सबके साथ मैंने काम किया है। किसी पार्टी का बिहार में इतना दम नहीं है कि हमको उसको अपना बी टीम बना ले। उसके लिए बहुत ताकत है। सर क्या सर आपको लगता है कि सर आपके पद यात्रा से बिहार की विधि व्यवस्था सुधर सकती है? देखिए, जो सर्वे करना है, लोगों से पता करना है, लोगों को जांचना परखना, वो तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अरे भाई, जो कुछ भी जानते समझते हैं सब इसमें लगाएंगे। सर्वे करना हो, लोगों से मिलना, जो जानते समझते हैं वो तो जानते ही हैं। उससे आगे बढ़ के जो नहीं जानते हैं वो भी जानने के लिए ही पद यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिलना चाहते हैं। तो मान कर चलिए अगर हमें मालूम है कि सही लोगों को निकालने में सर्वे की भूमिका है तो स्वाभाविक है कि सर्वे होगा। सर सारे लोग देखिए, मेरे साथ युवा है, मेरे साथ मैं देखता हूँ कि मेरे साथ सबसे ज्यादा युवा से ज्यादा अभी जो बुजुर्ग लोग हैं वो जुड़ रहे हैं। मुझे आश्चर्य है इस बात का। मेरा तो अभी पिछले 15-20 दिनों का अनुभव है। जितने जेपी सेनानी हैं, स्वतंत्रता सेनानी लोग हैं, पुराने लोग हैं, जो 10 साल 20 साल से, अब ये युग तो है नहीं, ये क्यों जुड़े? जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या में वो लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं जिनके मन में 10 साल 15 साल 20 साल से था कि अगर कुछ नया होता, कुछ बेहतर होता तो हम भी उसके हिस्सा हो सकते थे। तो मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ कि मेरे पास यूथ से ज्यादा अभी बुजुर्गों की संख्या ज्यादा है। यूथ तो है, लेकिन ऐसे बड़ी संख्या के लोग जो फोन करके बुलाते हैं मुझे। आज जैसे आप देखिए, सुबह में मैं गया था आपके जिले में, उनकी उम्र है 83 ईयर्स, आप जानते हैं। और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड मीडिया के सामने बोला कि हम तो पिछली बार कई सालों से एक तरह से संन्यास लेकर बैठ गए हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जी वो कर रहे हैं जो हम कभी करना चाहते थे, तो संन्यास से बाहर आकर इनके साथ चले। वो तो 83 ईयर्स के हैं। उसके बाद में गांधी आश्रम गया था, वहाँ यूथ तो कम थे, ज्यादातर स्वतंत्रता सेनानी के उत्तराधिकारी परिवार वाले लोग थे, सबकी उम्र 60 से ज्यादा थी। सबने वहाँ कहा कि हम तो आपके साथ चलना चाहते हैं। ऐसे किसी प्रयास का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि खाली यूथ है, यूथ से ज्यादा लोग जो बुजुर्ग हैं वो आ रहे हैं। कल मैं गया था, मुजफ्फरपुर में था, वहाँ पर 73-74 साल के हैं रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल। वहाँ पर उन्होंने ग्रामीण व्यवस्था बनाई, आपने मेरे ट्विटर पर देखा होगा। गौ पालन और ऑर्गेनिक खेती के जरिए समाज गाँव को, इकोनॉमी को बदलने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारे साथ जितने नेतरहाट ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के 20 से ज्यादा लोग हैं, हम लोग जुड़ के इसमें अपनी ताकत लगाना चाहते हैं। तो ये कहना कि यूथ जुड़ रहा है, कि यंग जुड़ रहा है, ओल्ड जुड़ रहा है, ठीक नहीं है। आपने अग्निवीर पर सवाल पूछा है। देखिए, जो लड़के आंदोलित हैं या जिनके मन में गुस्सा है, स्वाभाविक तौर पर इसलिए गुस्सा है कि जितना प्रयास करके आप अपने लिए 15 साल 20 साल की नौकरी आपको मिल जाती थी, उतना ही प्रयास करके अब आपको 4 साल की नौकरी मिलेगी। तो बड़ा सिंपल है, लॉजिक साफ है कि भाई हम 5 साल मेहनत करते, नौकरी मिल जाती तो हम 15 साल के लिए हमारी नौकरी हो जाती कम से कम। अब मैं उतना ही प्रयास करके 4 साल का हमें नौकरी मिलेगा, तो स्वाभाविक तौर पर लोग आंदोलित हैं। लेकिन मैंने अपने ट्वीट में भी कहा है कि जो हिंसा अगर आप करेंगे तो हिंसा करके आप सरकार को नहीं झुका सकते। लड़कों को साथ में संयमित होकर सोच समझ कर ही आंदोलन करना चाहिए और तभी उससे सक्सेसफुल आप हो पाएंगे। देखिए, अभी किसान बिल के खिलाफ
जो लॉ आया था उसके खिलाफ किसानों ने जो आंदोलन किया उसमें भी कुछ हिंसा की छोटी मोटी बर्दाश्त हुई, लेकिन ज्यादातर समय वो अहिंसात्मक तरीके से था, शांतिपूर्वक था। लोगों ने सरकार को झुका दिया, लॉ को वापस करना पड़ा। तो मैं आपके माध्यम से लड़कों से भी अपील कर रहा हूँ कि आपकी जो दुविधा है, आपकी जो शिकायत है वो ठीक है, लेकिन अगर इस लॉ को आप वापस कराना चाहते हैं या इसमें सुधार कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोच समझकर ठंडे दिमाग से ही कुछ आगे का कार्यक्रम बनाकर प्रयास करना चाहिए। ट्रेन चलाने से और बस चलाने से सरकार नहीं जुड़ने वाली। मोहम्मद जुबैर की जो गिरफ्तारी हुई है, अल्ट न्यूज के जो संस्थापक थे, इसको लेकर के पूरे देश में चर्चाएं चल रही है। इस जो खबर है इसको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, मैं तो यहाँ बिहार में हूँ, देश में कई हिस्सों में क्या चीज चल रहा है उसकी पूरी जानकारी नहीं है मुझे। मैंने मीडिया के माध्यम से कल इस न्यूज को पढ़ा है। मैं मुजफ्फरपुर में था, अब किस धारा में उनको गिरफ्तार किया, क्यों किया, लेकिन ऐसा लगता है धीरे धीरे ऐसा एक माहौल बनता जा रहा है कि समाज में एक वर्ग को ऐसा लगता है कि सरकार उनके साथ फेयर नहीं है, वो परसेप्शन ठीक नहीं है, वो परसेप्शन नहीं होना चाहिए। स्टेट एट ऑड्स विद इट्स सिटीजन इज नॉट ए गुड न्यूज। और खासकर अगर लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्टेट भी हमारे खिलाफ हो गया है या हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है या हमारे साथ फेयर नहीं है, तो उससे समाज में अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। मैं किसी एक केस मेरिट पर नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं जानता नहीं कि क्या केस है, लेकिन ये समाज में धीरे धीरे हम लोग कई जगह फील करते हैं, सब देखते हैं, लोग बताते हैं कि अरे हमारे साथ तो फेयरनेस नहीं रखा जाएगा। वो लोकतंत्र के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अच्छा नहीं है। समाज का कोई वर्ग अगर ये उसका व्यवस्था पर से, सरकार पर से विश्वास अगर ढीला पड़ जाए, कम पड़ जाए, तो वो समाज और देश के लिए अच्छा नहीं है। सर राजनीति सर हो रहे हैं, हंगामे भी हुए, हिंसा भी हुआ और 2015 की याद दिलाएं तो आपने नीतीश कुमार और लालू यादव को एक साथ कर दिया। आज सदन में अग्निपथ पर खूब हंगामा हुआ, हंगामा तो पिछले 3 दिन चल रहा है। आरजेडी के साथ साथ जेडीयू ने भी सदन में जाने से मना कर दिया। क्या लग रहा है आगे आरजेडी जेडीयू एक साथ हो? भाई वो एक साथ हो जाए या अलग अलग रहे वो हमारी चिंता का कारण नहीं है। नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री हैं, अगले 3-3.5 साल के लिए कार्यकाल बाकी है। नीतीश जी चाहे भाजपा के साथ रह के सरकार चलाएं कि आरजेडी के साथ सरकार चलाएं, जनता को उससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है। जनता को फर्क इससे पड़ता है कि जब आप सरकार चला रहे हो उसको ठीक से चलाइए, जिसके साथ रह के चलाना। परेशानी यह है कि आप जिसके साथ है उसके साथ सरकार ठीक से नहीं चला रहे हैं, पब्लिक उससे परेशान है। अगर आप मेरा राजनीतिक आकलन पूछ रहे हैं कि जाएंगे कि नहीं, तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरी उस पर कोई टिप्पणी नहीं है। ये उनका मामला है, उसके साथ जाना चाहे चले जाए। सर अग्निवीर पे सर एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे सर। सर अग्निवीर जो 4 साल का जो जॉब है सर, उसमें अगर रिटायर हो जाते हैं उसमें पेंशन नहीं मिलेगा जवान को। अगर नेता अगर एक दिन के लिए भी अगर मंत्री बन जाते हैं तो उनको लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा सर, ऐसा क्यों सर? सिर्फ पेंशन की लड़ाई नहीं है। मैंने पहले कहा जो मेरी समझ है, सबसे मूलभूत जो लड़कों को परेशानी है वो इस बात से है कि भाई बहाली जब पहले होती थी, बहाली के लिए तो 3 साल 4 साल 5 साल मेहनत करते हैं। एक बार बहाली हो गई तो 12 साल 15 साल के लिए आपको नौकरी मिल गई, उसके जगह आप 4 साल का मिलेगा, वो दिक्कत है। स्वाभाविक है कि जब आप 15 साल काम नहीं करके 4 साल कीजिएगा आपको पेंशन, मान लीजिए कि अगर सरकार पेंशन बहाल भी कर दे स्पेशल केस करके कि 4 साल बाद आपको पेंशन मिलेगा, तो भी लड़कों की जो शिकायत हो कम नहीं होने वाली है। क्योंकि मूल बात यह है कि आपने जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया थी और उसके जरिए जो मिलता था लोगों को, उसको आपने 1/3 कर दिया या 1/3 से कम कर दिया। जातिगत जनगणना पर राय ये है कि जनगणना होनी चाहिए, इसको कराया जाना चाहिए। सरकार ने कहा है उसको कराने दीजिए, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। लोग ऐसा बता रहे हैं जैसे जातिगत जनगणना हो जाने से पूरा बिहार पटना पेरिस हो जाएगा। अरे भाई, आप जिस सरकार के पास हर वो जानकारी जिससे सरकार के स्कीम को चलाने में, सरकार के रिसोर्सेज को बांटने में बेहतर जानकारी मिले, वो होनी चाहिए। जातिगत जनगणना राज्य सरकार ने घोषित की है, उसको होने दीजिए। उस पर राजनीति करने की अभी क्या जरूरत है? बिहार के सभी दलों ने उसके पक्ष में मतदान किया है,
सभी दलों ने कहा है कि होना चाहिए, तो झगड़ा क्या है, किस बात के लिए झगड़ा? जातिगत जनगणना होने दीजिए, जब रिजल्ट आएगा उस समय जो परिस्थिति बनेगी, अगर किसी की संख्या ज्यादा है, अगर किसी को बेनिफिट कम मिल रहा है तो उसको मिलना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है? लेकिन जो जनगणना करा रहा, जनगणना की बात कर रहा है, उसको जनगणना कराना नहीं है, उसको जनगणना पर राजनीति करनी है। समाज को दो भाग में बांटना है, एक भाग लग जाए कि जनगणना होना चाहिए, एक भाग लग जाए जनगणना नहीं होना चाहिए। आपस में उलझ जाइए और जैसे विशेष राज्य का दर्जा पर आपको 10 साल उलझाए रखे, वैसे इस पर उलझाए रखेंगे। आपके दर्शकों को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि जातिगत जनगणना पूरे देश में हुई है 2011 में, बिहार में नहीं, 2011 में पूरे देश में हुई है। एनडीए की यहाँ सरकार है, पहले तो एनडीए को उसको डेटा रिलीज करना चाहिए। आप देखिए कैसे बेवकूफ बना रहे हैं, जो जनगणना हो गई है उसका डेटा आंकड़ा रिलीज नहीं कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि हम नया करेंगे। तो आप कीजिए, इसकी क्या गारंटी है कि जनगणना होगी तो उसका आंकड़ा रिलीज किया जाएगा? उस समय भी आप कह सकते हैं कि आंकड़ा ठीक नहीं दिख रहा है। पूरे देश में जनगणना किया गया है, आप लोगों को ये बताइए। ये बिहार के जो नेता हैं ऐसा बता रहे हैं जैसे यही पहले आदमी है जातिगत जनगणना की बात करने वाले। 16 अलग अलग राज्यों में वहां के सरकारों ने, वहां की पार्टियों ने जातिगत जनगणना होनी चाहिए इसके पक्ष में गजाप्ता विधानसभा में अपने विधानसभा में रेजोल्यूशन पास किया हुआ है। बिहार के नेता ऐसा बता रहे हैं, जो दो चार लोग इसमें राजनीति कर रहे हैं, जैसे लग रहा है कि इनकी नई सोच है, कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। और अंतिम एक और बात समझिए, सिर्फ गणना हो जाने से लोगों की परिस्थिति अगर सुधरनी होती तो दलितों की गणना हो रही है 70 साल से, और समाज में आज सबसे पिछड़ा अगर कोई है तो दलित है, एसटी है, आदिवासी समाज के लोग हैं। उनकी गणना तो हो रही है 1950 से हो रही है। सिर्फ गणना होने से थोड़ी ना स्थिति सुधर जाएगी। गणना होने से आपको कुछ जानकारी मिल सकती है, उस जानकारी पर आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए समाज में इसको विभाजित समाज को करने के लिए इसका उपयोग नहीं होना चाहिए। जनगणना होनी चाहिए, रिजल्ट आने दीजिए, उसके बाद चर्चा करके जो लोग भी सत्ता में रहेंगे उनको उस समय निर्णय लेना चाहिए। हाल ही में आपकी मुलाकात हुई, इसका ले लें। जैसा कि आपने बताया कि आप यहाँ पे आए बिहार की बात करें, लालू जी भी यही बात बोलते हैं और नीतीश जी यही बात बोलते हैं कि हम बिहार की बात करेंगे, और आपने ही आप वही शख्स हैं जो लालू और नीतीश जी को सपना बैठाने का, तो फिर आप उन्हीं के साथ क्यों नहीं आ जाते और बिहार के लिए? ठीक बात आपने कहा, क्यों नहीं आ जाते? उनके प्लेटफॉर्म डेवलप करने की जरूरत नहीं है। अरे भाई यही बात इतनी देर से समझा रहे हैं। उनके साथ थे, उनके दल में नहीं थे, उनके साथ में 2015 बिहार जीत गए। 7 हिस्से का एक प्रोग्राम भी लोगों की मदद से बनाया गया। उस समय 2015 में तय किया गया कि इसी पर सरकार चलेगी। 3 लाख से 3 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया इस पर खर्च किया जाएगा। काम तो हुआ नहीं। उसमें पहला ही 7 हिस्से का पहला निश्चय है कि जितने लोग बिहार में बेरोजगार हैं उसको हर महीने कम से कम 1000 रुपया सरकार की ओर से मिलेगा भत्ता, जब तक उसको नौकरी ना मिल जाए। किसी को मिल रहा है। उसमें प्रोविजन है कि हर घर में नल से पानी जाएगा, जा रहा है। उसमें 7 हिस्से में बताया गया कि हर कॉलेज में, स्कूल में यहाँ वाईफाई लगेगा। स्कूल में टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रहा है, वाईफाई की तो बात ही छोड़ दी। तो जो कहा गया वो नहीं हुआ, तो फिर उसी व्यवस्था में जुड़ने का क्या मतलब है? इसीलिए उस व्यवस्था से नहीं जुड़े। प्रशांत जी, एक बड़ा तबका है जो आपको रिकॉग्नाइज करता है, प्रशांत किशोर के बारे में जानता है, लेकिन जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे जहाँ पे मेजोरिटी रहती है जो वोट करती है, जिसके बदौलत लोग सरकार बनाते हैं, वहाँ आपको समस्या है। प्रशांत किशोर के बारे में वो लोग नहीं जानते। तो वो क्योंकि बिहार का जो परिवेश है उसके मद्देनजर, जो इलिटरेसी है, जो लोगों की समझ है, उसके मद्देनजर हम ये बात कह रहे हैं। तो उस चीज को आप कैसे टैकल करेंगे? अगर आप ये समझ रहे हैं कि बिहार में लोगों की समझ नहीं है, वो तो बात है नहीं, वो आप ये कह रहे हैं एक बड़ा वर्ग ऐसा होगा जो प्रशांत किशोर को नहीं जानता है। बिल्कुल ठीक बात है। उसके लिए प्रशांत किशोर को यहाँ प्रयास करना पड़ेगा, बिहार में रहना पड़ेगा, बिहार के लोगों के साथ मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। लोग जानेंगे धीरे धीरे। और बात प्रशांत किशोर की नहीं है भाई। मान लीजिए मोतिहारी में आप हमें नहीं जानते हैं, लेकिन जो व्यक्ति यहाँ 40 साल से काम कर रहे हैं उसको तो वो जानता है। तो हम इसीलिए तो बार बार कह रहे हैं, सिर्फ प्रशांत किशोर की बात नहीं है ना। जो लोग यहाँ पर नीचे हैं,
जो समाज में, हर पंचायत में, हर ब्लॉक में, हर शहर में, हर मोहल्ले में जो लोग हैं उनको तो लोग जानते हैं, वो उनको चुन करवाना है। कोई यहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो है नहीं। लेकिन यहाँ तो लालू, नीतीश, मोदी, ये सब जो बड़े चेहरे होते हैं उनके नाम पे वोट मिलते हैं। ठीक है, तो वो तो चुनाव में तय किया जाएगा, आप देखिएगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। सर इन सब चीज़ों के लिए फंड मैनेजमेंट कैसे होगा सर? किस चीज के लिए? जो पूरा जन स्वराज जिले के अभी से मतलब चुनाव तक का फंड मैनेजमेंट जो आप पिछली बार किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे मुझे मालूम नहीं है, आपको सवाल हमसे जरूर करना चाहिए। जो भी फंड की व्यवस्था है वो समाज से ही करेंगे, क्राउड फंडिंग के माध्यम से करेंगे, ट्रांसपेरेंट तरीके से करेंगे, आपके सामने वो दिखेगा। लेकिन मेरा आपको एक सुझाव जरूर है, अगली बार किसी पार्टी का जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जाइए उसमें भी ये सवाल पूछिएगा जरूर कि आरजेडी का फंड मैनेजमेंट कैसे होता है, बीजेपी का और जेडीयू का फंड मैनेजमेंट कैसे होता है। मेरा विश्वास है कि आप सवाल ये पूछेंगे मुझसे भी, लेकिन मुझसे जरूर पूछिए, उससे पूछिए नहीं, हमसे जरूर पूछिए। अगली बार जब आएंगे, जब इसका कोई मंच स्वरूप बन गया हो, पूछिएगा कि सर आप कहे थे कि क्राउड फंडिंग से इसकी व्यवस्था करेंगे, वो बनी कि नहीं बनी। अगर बन जाएगी उस समय जो पत्रकार जिम्मेवारी से बताइएगा कि इसको क्राउड फंडिंग के समाज के पैसे से इसको चलाया जाता है। हाल के पिछले कई वर्षों से जेपी के चेला ही सरकार चला रहे हैं बिहार में, लेकिन युवाओं का जो प्लान का मुद्दा है उसके लिए कोई विजन नहीं। आपके पास क्या विजन है युवाओं का? आप देखिए, मैंने शुरू में बताया कि विजन की सारी बात मैं आपको पदयात्रा के बाद ही बताऊंगा, लेकिन एक सोच जो उस पर है वो आपको बता रहा हूँ। बिहार में पलायन इतनी बड़ी समस्या है कि जो आदमी 18 वर्ष 19 वर्ष का होता है, जवानी आपकी शुरू हुई तो आप सुदूर के कहीं राज्य में जाकर बहुत दुर्लभ परिस्थिति में काम करते हैं, परिवार के भरण पोषण के लिए 10,000 15,000 रुपए कमाने के लिए। जब आपकी उम्र हो जाती है, शरीर थक जाता है, तो आप गांव में परिवार में वापस आते हैं और आपके घर में जो सबसे जवान लड़का है वो फिर वापस जाता है काम करने। आपने सुना होगा दिल्ली में, बॉम्बे में बिहार के लड़कों को साथ मारपीट हो जाती है, किसी ने मार दिया, किसी ने गाली गलौज कर दिया, तो यहाँ के नेता क्या बताते हैं, ए भाई बिहार के लड़कों को बदमाशी मत करो, उनको मारो मत, नहीं तो दिल्ली में सब व्यवस्था ठप पड़ जाएगी। दिल्ली का सब व्यवस्था हम लोग चलाते हैं, दिल्ली में सब चीज सब बेचने वाले बिहार के लोग हैं, दिल्ली में कूड़ा करकट निकालने वाले सारे लोग हम बिहार के लोग हैं। ये गौरव की बात नहीं है। बिहार के लोग अगर जाकर उनको मजबूरी में सब्जी बेचना पड़ रहा है दिल्ली में, बॉम्बे में, ये गौरव की बात नहीं है। गौरव की बात तब होती कि वो सब्जी बिहार में पैदा कर रहे होते और यहाँ से ट्रेन से और एरोप्लेन से सब्जी दिल्ली जा रहा होता, तो यहाँ रोजगार आता, पैसा आता और उस युवक को यहाँ से घर से दूर जाकर काम नहीं करना पड़ता। ये मेरी सोच है और उसका पलायन रुकेगा कैसे, उसका पूरा ब्लूप्रिंट जैसा मैंने आपको पहले बताया, पदयात्रा खत्म होने के 3 महीने के अंदर रिलीज करेंगे। सर एक बात बताइए,